प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर के। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इसके पिछले हिस्से को आप कल देख चुके हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को कई ऐसी चीजें यहां मिलने वाली हैं जो आप लोगों को आनंद देने वाली हैं, तो कहीं ना जाना, बिल्कुल हमेशा ही बन के रहना और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करो। क्लास मेरी प्रत्येक दिन चलती है, अल्टरनेट नहीं चलती। मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला नहीं हूं मैं प्रत्येक दिन 2 कार्यक्रम लेकर के आता हूं। एक सुबह में 10 पे 11 और एक शाम में शाम को 8 बजे। जरूर देखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां इस कुंडली को जरा ध्यान से समझना। ये कुंडली वृषभ लग्न की है, मतलब मूलतया व्यक्ति जो है वो मेहनती होगा क्योंकि वृषभ से प्रभावित है। और इनकी कुंडली में लग्न के अधिपति जो बुध शुक्र बनते हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं। ये सारी चर्चा मैंने कल रखी थी कि लग्न के अधिपति के दशम भाव के अधिपति के साथ भाग्य में बैठना ये एक पक्षीय ही नहीं बहुपक्षीय बना देता है और जातक को लाभ की स्थिति में ले जाकर के स्थापित करता है। अगर मैं लग्न कुंडली पे फिर से अगर एक बार थोड़ी सी आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूं तो गौर करिए, यहां मंगल नीच के हैं। भाइयों के साथ व्यक्ति को संबंध हमेशा ही बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि लग्न के अधिपति शुक्र की दृष्टि है। शनि भी दिख रहे हैं। शनि और मंगल का प्रभाव जब होता है तो कई बार व्यक्ति को कर्क के मंगल, वस्तुतः ये दृष्टि का प्रभाव लग्नेश का भी है, लेकिन वस्तुतः अगर मैं सिर्फ इनकी चर्चा करूं तो मंगल वहां नीच के हैं। तो अपने छोटे भाइयों के साथ संबंध को, बड़े भाइयों के साथ संबंध को, कभी भी मित्रों के साथ संबंध को, अपने घर और परिवार के साथ अपने जो संबंध है उसको हमेशा ही जातक को नया देना, नया बनाना चाहिए और कभी भी ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए जिससे परिवार के लोगों को रुष्टता की स्थिति में जाना पड़े। आप कभी भी ऐसा ना करना जिससे परिवार और परिवार के जो पोषक हैं यानी कि माता और पिता या सगे संबंधी जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके संबंध कभी भी रुष्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। आपकी कुंडली में धन का चंद्रमा धन भाव में बैठा है, ये बहुत अच्छा है और जन्म कुंडली में वो एक अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। ये धन की समस्या को कभी भी आपके जीवन में नहीं आने देगा। सबके साथ संबंध वो बेहतर बनाने का एक दारोमदार भी दे रहा है और वस्तुतः वो ऐसा करने में आपकी सहायता भी करेगा। क्लियर है? इनकी वाणी अच्छी है, इनका प्रभाव अच्छा है, इनके चेहरे का रंग अच्छा हो सकता है। और एक बात और बता दूं तो राहु देख रहा है तो कई बार कुछ अलग भी व्यक्ति दिखता है। कई बार नेत्र बड़े हो जाते हैं और राहु देख रहा है तो कई बार चेहरे को देख करके व्यक्ति को यह नहीं समझा जा सकता है कि वो बड़ा सुंदर है। कई बार वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा है इस वजह से व्यक्ति के मुखड़े को किसी भी तरीके से कुरूप भी नहीं कहा जा सकता। ये मुखड़ा है व्यक्ति का। चेहरा कौन? तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव। अब एक बात और भी है कि अगर मैं नौमांस कुंडली में देख रहा हूं तो नौमांस कुंडली में जो जन्म कुंडली का 5वां भाव है वो यहां का नौमांस बन रहा है। नौमांस मतलब लग्न, नौमांस का लग्न। तो यहां के पंचम भाव यानी कि यहां का जो ज्ञानेश था वो यहां का लग्नेश बन रहा है। बुध से प्रेरित है लग्न। प्रेम भी व्यक्ति के कुंडली में है क्योंकि यहां प्रेम भाव का जो अधिपति है, जहां गुरु स्वयं साक्षात अकेले बैठे थे, पंचम के कारक होकर के अकेले बैठे हैं, व्यक्ति को कई बार खाली पुरुष या खाली स्त्री संततियां हो जाती हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को कभी भी गर्भाधान का प्रयास करने से पहले किसी भी तरीके से एक अच्छे शुभ मुहूर्त को जरूर ही जांच लेना चाहिए। दूसरी बात है, यहां पे शुक्र और राहु, जहां शुक्र उच्च के हो रहे हैं, राहु के साथ बैठ करके इस स्थिति को बड़ा अच्छा बना रहे हैं। पर पत्नी कई बार खर्चीली या कई बार बहुत ज्यादा सजने संवरने वाली और विदुषी मिल जाती हैं और व्यक्ति के काम में और कार्य क्षेत्र में सहयोगी सिद्ध भी होती हैं। चूंकि शुक्र की आवश्यकता होती है कुंडली में भौतिकीय दृष्टिकोण से व्यक्ति को मजबूत और आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए, इस वजह से यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि शुक्र के साथ राहु बैठे हों तो व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से और भौतिकीय पक्ष से कभी भी जातक कमजोर नहीं सिद्ध होता है। मतलब ये ठीक है स्थिति। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में सुख के जो अधिपति हैं गुरु, वो इसे देख रहे हैं। यानी कि अगर राशि का अधिपति और नवमांश कुंडली में तो गुरु को जरूर देखना चाहिए कि वो कहाँ बैठे हैं और कैसी स्थिति उनकी बन रही है। तो आपकी कुंडली में तो गुरु उच्चाभिलाषी भी हैं
और गुरु की दृष्टि भी है, तो आपका दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन वो कभी कभी आपकी पत्नी को अचानक ही कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो ना चाहते हुए भी ऐसे कई बार कृत्य कर सकती हैं जिसका आप लोगों ने कभी अंदाजा भी ना करा हो। इस वजह से उनको रेगुलर अपने स्वभाव का और अपने प्रभाव का जांच अवश्य कर लेना चाहिए कि कहीं वो कलुषित तो नहीं हो रही हैं, कहीं वो किसी दूसरे से प्रभावित होकर के अपनी मति और बुद्धि को खराब तो नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गौर करिए, यहाँ मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं, जहाँ मंगल नीच का है और यहाँ का अधिपति चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में अमावस्या दोष से पीड़ित है। यही बात जातक के जीवन में परेशान करने वाली हो सकती है। तो जब कभी भी शनि मंगल राहु केतु की दशा आए तो अपने पत्नी के साथ कभी भी झगड़े फसाद की स्थिति में ना जाना, और जब कभी भी शनि मंगल राहु की दशा आए तो अपने पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाना और उनके स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सजग और तैयार रहना। आपका दाम्पत्य कभी खराब नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, शनि मंगल और कमजोर ग्रहों की दशाएं जब चलती हैं और कमजोर ग्रहों की दशा में व्यक्ति को प्रभावित भी हुए बिना नहीं देखा जा सकता। आपकी कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे है, यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में इसे देख रहा है, तो वापस से वो संबंध कभी भी खराब होगा तो ठीक जरूर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु लग्न से केंद्र में है और गुरु जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जहां का अधिपति शुक्र स्वयं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में उच्च का हो रहा है। राहु के साथ उच्चस्थ होने के कारण उसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। और आप एक बात और है, लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे तो उन्होंने दशम का बल बढ़ाया। तो व्यक्ति की कुंडली में बल बढ़ने का मतलब क्या है? तो भाग्य का तो बल मिला ही, क्योंकि लग्नेश स्वयं वहां पे बैठे हैं राशि के अधिपति के साथ, भाग्य के अधिपति के साथ, पर उन्होंने अपने से अगले भाव का बल बढ़ाया। और दूसरी बात है, तो सूर्य बुध इस कुंडली को यशस्विता और व्यक्ति के जीवन में अखंड लाभ का योग पैदा करते हैं। मैंने आज ही किसी से बात करी है, जहां पे आज मैं जब कार्यक्रम शूट कर रहा हूं उससे पहले एक ऐसे व्यक्ति की मैंने कुंडली देखी जो बहुत उच्चस्थ और बड़े लाभ की स्थिति में है। उनकी भी कुंडली में सूर्य और बुध सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे थे। ये बात बड़ी अद्भुत है। तो सूर्य और बुध व्यक्ति को जहां श्रेष्ठ स्थितियों में ले जाकर के स्थापित करते हैं, वहीं व्यक्ति को सरकार का लाभ मिलता है, देश का लाभ मिलता है, पदस्थ अधिकारी होकर के व्यक्ति कई दिशाओं में बहुमुखी होकर के लाभ करता है। ये राहु जो है आपको ऐसा ही नहीं है, ये रावण बना देगा 10 शरों वाला। हाँ, तो अपने स्थिति को हमेशा ही बेहतर बनाने का प्रयास करिए, रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहिए, क्योंकि सूर्य और बुध आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं। यह यशस्विता का भाव है और उसका फोकस अगर लग्न पे हो तो ग्रह जहां बैठा हो उससे ज्यादा प्रभाव दृष्टि का हो जाता है। तो गौर करिए, आपकी कुंडली में ये राहु लाभ को देख रहे हैं, तो ये राहु का लाभ बढ़े, राहु लाभ बढ़ा दे, लग्न को देखे तो बहुमुखी बना दे, पराक्रम को देखे तो पराक्रमी बना दे। पर भाइयों के साथ कभी भी संबंध विच्छेद ना करना, चाहे बड़ा हो या छोटा। वो मंगल है, मित्र हमेशा बना करके रखना, घर परिवार के लोगों से प्रेम हमेशा बना करके रखना। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विदेश जाए तो भूल जाए, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में उसके भी योग बने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विदेश भाव या परमानेंट सेटलमेंट का या विदेश भाव का अधिपति उस भाव से नीच का हुआ है, तो देर हो सकता है। देर संभव है कि व्यक्ति का काम रुके, किसी ऐसी चीजों में व्यक्ति का काम फंस जाए कि कागज पत्तर का काम थोड़ा देर से हो। लेकिन वस्तुतः जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विदेश जाने का योग होगा। ये थोड़े कमजोर हैं क्योंकि अकेले हैं और कन्या राशि के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का काम थोड़ा रुकता रुकता सा रहेगा। हो सकता है कई बार फाइनल होकर के व्यक्ति रुक जाए किसी कारणवशात, लेकिन व्यक्ति जाएगा जरूर, उसका काम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न के अधिपति, गौर करिए, तो अष्टम के कारक और विदेश भाव से या विदेश से छोटे मोटे संबंध या विदेशी यात्रा के साथ शनि के साथ बैठे हैं, 9 भाव में बैठे हैं ना, ये विदेशी छोटे मोटे यात्राओं का भी होता है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। यहां पे अगर मैं गुरु की ही बात करता हूं तो संबंध, क्योंकि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का संबंध कभी भी अपनी पत्नी के साथ खराब नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वो बुध की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति बुध विदेश में बैठा है। तो कई बार व्यक्ति को अपनी पत्नी को छोड़ करके देश से दूर भी जाना पड़ता है। और हो सकता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पत्नी कई बार नाराज हो। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि वास्तव में वो बुध से प्रेरित है, उनको चाहिए प्रेम। बुद्ध से प्रेरित लोगों को प्रेम की आवश्यकता होती है, वो राजकुमार होते हैं, तो ये बात भी बनती है। दूसरी बात है, शनि मंगल से प्रभावित हैं तो जन्म कुंडली में लाभ बहुत अद्भुत है। अगर व्यक्ति बाहर जाए तो अचानक से ही नहीं, संपूर्णतया लाभ की स्थिति बन रही है। तो इस वजह से आपको कभी भी परेशान होने वाली स्थितियों में नहीं जाना चाहिए। इस कुंडली का दशमांश
अब मैं आपको बता देता हूं। आइए अब आपको इनकी कुंडली का दशमांश दिखा देता हूं। एक बात याद रखना, जन्म कुंडली का दशमांश चार्ट बिना देखे अगर आपके कैरियर का किसी ने भी निर्धारण किया है और आपकी कुंडली चाहे आपने जितनी भी फी देकर के दिखाई हो, अगर आपकी प्रत्येक कुंडली का प्रत्येक चार्ट नहीं देखा गया है तो निस्संदेह आप ठगे गए हो। जाओ बोल दिया, पक्की बात है, गारंटी लिख के देता हूं। अगर आपकी कुंडली को देखते समय जल्दबाजी 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में देखी गई है तो निस्संदेह ठगे गए हो आप, गारंटी है, लिख के देता हूं। क्योंकि बिना लग्न कुंडली के बाद नवमांश और दशमांश देखे अगर आपकी कुंडली देखी गई है तो यह बात पक्की है, आप ठगे गए हो और पैसे बर्बाद। चाहे किसी को बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखिए, यह दशमांश है और इस व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति बनते हैं बुध। यहां के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठे? विदेश। ध्यान से समझना, तो जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति विदेश बैठ गए। मतलब क्या है कि व्यक्ति का काम कहां सेटल होगा? बाहर। तो निकलो बाहर, यहां क्या कर रहे हो? दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में दशमांश चार्ट में अगर हम बुध को बाहर देख रहे हैं, यानी कि इसका एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति के कैरियर को हमेशा ही किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हुए भी देखा जाएगा। तो यहां क्या है? तो गौर करिए, तो यहां पे सूर्य केंद्र में है, यानी कि यह बात भी दिखती है कि व्यक्ति कहीं दूसरे जगह पे जाकर के, क्योंकि वास्तव में लग्न दशमांश कुंडली में राहु यहां मंगल की राशि में अष्टम भाव का अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है। अष्टम परमानेंट सेटल राहु यहां उसको बल देंगे। अष्टम का अधिपति सप्तम में बैठा और यहां पे तीनों ही पापक ग्रह देख रहे हैं जन्म कुंडली में। गौर करिएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। पापक ग्रह तीनों, लग्न में एक शुक्र ग्रह, शुक्र शुभ ग्रह व्यक्ति को हमेशा ही परिवार से जोड़ करके रखे और व्यक्ति के कार्य का सुख हमेशा ही बेहतर तरीके से धन के रूप में लौटा करके दे। और तीन तीन पापक ग्रहों का प्रभाव अगर लग्न पे हो तो व्यक्ति की कुंडली को वैसे भी विदेश में जाकर के वासित कर देना चाहिए। लग्न के अधिपति व्यय में, बाहर निकलिए, काम बढ़िया होगा। जन्म कुंडली में गुरु और केतु यहां बैठे हैं तो व्यक्ति की कुंडली में धन कई बार परिवार के पास जाता रहे, धन मिले पर वो परिवार के पास भेजता रहे, ये स्थिति बनती है। पर आप क्या करने वाले हो ये देख लेना। जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति बुध भी 12वें हैं। लग्न के अधिपति भी बुध होंगे, दशम के अधिपति भी बुध होंगे। और वैसी स्थिति में अगर हम दशमांश कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें अब यहां पे सूर्य को जरूर देख लेना चाहिए। तो सूर्य को देखिए, तो सूर्य शनि और मंगल के साथ बैठे हैं, जहां पे ये शनि होते हैं जन्म कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश, तो पंचम के अधिपति और अष्टम के अधिपति और साथ ही साथ जन्म कुंडली में व्यय के अधिपति, यानी कि सूर्य, शनि और मंगल अष्टम, ये तीनों एक साथ बैठ रहे हैं। व्यक्ति की कुंडली का बाहर का क्षेत्र यश देने वाला है, लाभ की स्थिति में रखने वाला है और व्यक्ति को सेटल भी करने वाला है। अगर व्यक्ति आगे चल करके वहां रहना भी चाहे तो निसंदेह रह सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। लग्न कुंडली में भी आपने देखा था कैसे कि मैंने वहां पे ये बात आपको दिखाई थी, वहां पड़ा है, वहां बोर्ड है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति पंचम में बैठ करके लग्न को देख रहे थे। और ठीक यहां भी देखिए तो अष्टम के अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। और पापक ग्रह में तीन पापक ग्रहों का प्रभाव अगर लग्न पे हो तो व्यक्ति को निसंदेह आगे चले जाना चाहिए। दशम स्थान का अधिपति भी विदेश में जा रहा है, विदेश भाव का अधिपति भी सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है। बाहर निकलिए। और कर्म कैसा है? तो हो सकता है कि थोड़ा हेजिटेशन हो, थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में, क्योंकि आपकी कुंडली का बुध 12 में है तो लग्नेश 12 में जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा कमजोर कर देता है। तो व्यक्ति का नॉलेज उसके पास रहे पर अनुभव थोड़ा कम हो जाए, या कई बार व्यक्ति वहां पे जाकर के अपने आप को कमजोर महसूस करता है क्योंकि वास्तव में उसका व्यक्तित्व छटक रहा है। हालांकि सूर्य और मंगल और शनि का प्रभाव व्यक्ति को परमानेंट तरीके से उसको बल भी देने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति की अपने बुद्धि और अपने प्रभाव को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में मंगल देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं तो उसके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़ी अद्भुत है। जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में सूर्य को अवश्य ही देख लेना चाहिए। जिस तरीके से नवमांश चार्ट में गुरु को देखना चाहिए, शुक्र को देखना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में सूर्य को अवश्य ही देखना होगा, क्योंकि वास्तव में सूर्य और शनि दो ऐसे प्लैनेट हैं जो दशमांश चार्ट के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर वो कुंडली में कमजोर भाव के अधिपति बनते हो, जैसे कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए यहां पंचम और छठे भाव के अधिपति होकर के यहां देख रहे हैं, तो प्रतियोगिता भी तो रहेगी। और जन्म कुंडली में तीन ग्रहों का प्रभाव जब लग्न पे होगा तो व्यक्ति छत विछत भी तो होगा, तो काम में विलंब भी तो होगी, तो ये स्थिति भी बनती है। और वास्तव में गुरु केतु के साथ बैठे हैं, धन भाव का अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बैठा है, कहां? दिग्बली होकर के, तो व्यक्ति को यहां से भी लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन उसके संपूर्ण फल
जब तक ना मिले, जब तक वो व्यक्ति बाहर ना निकले। तो व्यक्ति को बाहर जाने का प्रयास बिल्कुल ही कर लेना चाहिए। इनकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो नवमांश कुंडली में ही अगर थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं एक बार फिर से आपको, तो इनकी कुंडली में नवमांश में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बैठी है, राहु की स्थिति बहुत अच्छी, शुक्र राहु जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे थे नवमांश चार्ट में, वो बहुत अच्छी स्थिति थी। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर थी, इस वजह से व्यक्ति को कई बार पत्नी के कारण भी मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता है, तो ये ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि उनकी पत्नी अच्छी हैं, चंचल हैं, सुंदर हैं और शुक्र राहु का संबंध है तो थोड़ी खर्चीली भी हो सकती है, ये स्थिति बनती है। बुध वहां का अधिपति जन्म कुंडली में जो लग्न का अधिपति है वहां भी 12 में था, नवमांश कुंडली में भी, यहां भी लग्न के अधिपति होकर के 12 में गए हैं। व्यक्ति को अपने बुद्धि का, अपने तार्किक क्षमता का, अपने प्रभावों का, अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। इस बात का ये थोड़ा बहुत परेशान भी कर सकता है, ये बुध है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी शनि के बाद बुध की दशा चलेगी, तो 2033 में जो बुध की दशा जो चले उस समय व्यक्ति को अपने आप को फिर से रिवाइव करना होगा और हो सकता है कि उस समय व्यक्ति का खर्च बढ़े, व्यय बढ़े और व्यक्ति को उस समय कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है या खुद को साबित भी करना पड़ता है। बुध खराब नहीं है आपकी कुंडली में, लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूं कि वो धन और पंचम के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में प्रत्येक वर्ग चार्ट में, जैसे दशमांश में, जैसे नवमांश में, वो बाहर जा रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा। अर्थात व्यक्ति को गणेश जी की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए, व्यक्ति को सूर्य की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए और व्यक्ति को कभी भी किसी मंदिर का दर्शन अवश्य ही कर लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु अकेले पंचम भाव में बैठे हैं और व्यक्ति की कुंडली में वो जहां एक तरफा भी कई बार परिणाम देते देखे गए हैं, वहीं पे वो कई बार व्यक्ति के मन मुताबिक परिणाम को नहीं भी देते देखे गए हैं। तो कई बार मन मुताबिक परिणाम न मिलने का एक कारण लग्न कुंडली में गुरु के अकेले बैठे होने का भी होता है। वो अकेले बैठे हैं, इस वजह से वो कभी कभी कुछ ऐसे परिणाम भी व्यक्ति के सामने दिखाते हैं जहां व्यक्ति जिसने कभी उसे सोचा भी ना हो सकता है व्यक्ति कभी ये सोच ले कि मेरा काम तुरंत हो जाएगा, पर कई बार जाकर के अंतिम में वो काम बिगड़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न कुंडली में जो गुरु थे वो वास्तव में ऐसे पोजीशन में बैठे थे जहां उनको और भी अच्छा किया जा सकता था, जबकि वो नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि व्यक्ति को हमेशा ही देवताओं का दर्शन और किसी मंदिर का हमेशा ही प्रत्येक दिन दर्शन और परिक्रमा कर लेना चाहिए। ये कुंडली संपूर्णतया कभी भी, अगर मैं देख रहा हूं तो अगर इस कुंडली में रत्न वगैरह की भी मैं बात करता हूं तो इस कुंडली के हिसाब से शनि का रत्न नीलम भी बड़ा लाभ करेगा। इस कुंडली के हिसाब से अगर व्यक्ति के पास बुध को, जो कि मैं प्रत्येक चार्ट में बाहर जाते हुए देख रहा हूं, तो उसका बल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बुध का रत्न भी बड़ा लाभ करेगा। ये दो चीजें व्यक्ति की कुंडली में अच्छी होंगी अगर हम उसको ठीक करना चाहें तो। और ऐसे तो गणेश जी की पूजा व्यक्ति करता रहे, सूर्य की पूजा करता रहे तो आनंद आता रहे। बाकी की चीज़ें अगर मैंने जो इस कुंडली में देखी हैं वैसे बता दिया था मैंने कल भी, लेकिन अगर होरा कुंडली को देख करके भी चर्चा करूं तो इनकी कुंडली में दशाएं चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र की दशा शांति प्रदायक, बाकी की जितनी भी दशाएं हैं जैसे गुरु की, शनि की, सूर्य की, राहु की और केतु की, वो थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल बनाती हैं, वो जीवन में कई सारे क्षेत्रों को दिखाने वाली होंगी। जैसे इस कुंडली में अगर मैं एक बात और कहूँ तो कर्म क्षेत्र में अगर व्यक्ति कोई भी काम नया करना चाहता है या कोई भी, जैसे अगर मैं इस क्षेत्र में अगर बात कहूं कि व्यक्ति अगर भवन आदि का निर्माण करना चाहता है तो शनि की दशा का लाभ मिल सकता है। उसके हिसाब से सूर्य की दशा जब आए तो व्यक्ति भवन का सुख, वाहन का सुख, पशुओं का सुख, खेती का सुख, खेती बाड़ी का सुख, ये सब मिल सकता है और व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जब शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में कोई पैसे लगाना चाहता है तो व्यक्ति को गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में जब व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई, या बड़े भाई बहनों के साथ अगर कोई भी काम करना चाहता है तो व्यक्ति को चंद्रमा की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए। और कभी भी कोई भी नया संबंध विकसित करते समय व्यक्ति को उस व्यक्ति की कुंडली जरूर ही एक बार चेक करा लेनी चाहिए जिसके साथ वो एक साथ बैठ करके व्यवसाय करना चाहे। वैसे इनकी कुंडली में पार्टनर भाव बहुत अच्छा है, लग्न कुंडली का सूर्य, बुध और राहु तीनों एक साथ बैठे थे, पर वो भाव बली था। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर कभी भी किसी के साथ संबंध बना करके अगर कोई बिजनेस नया करना चाहता है तो बिल्कुल व्यक्ति कर सकता है। वैसे इनकी कुंडली में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, व्यक्ति शुद्ध निर्णय लेता है, गलत निर्णय नहीं लेता, व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, व्यक्ति का प्रभाव अच्छा है, व्यक्ति की वाणी अच्छी है। ये सारी चीज़ें मैं समराइज करके अगर देखूं तो बड़ी अच्छी है। धन की समस्या कभी भी नहीं होने वाली है, व्यक्ति कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेगा, इस बात की स्थिति बड़ी अच्छी है।
शनि की दशा जब भी चलेगी तो व्यक्ति कभी कभी एकाकी हो जाता है और कभी कभी व्यक्ति को भयंकर आलस्य की स्थिति में भी देखा जाता है। उसे कई बार रात्रि में जागने की बड़ी ज़्यादा लत लग जाती है और कई बार उसको अपने ही मित्रों के साथ धोखा भी मिल जाता है। तो जरा पैसे देने से पहले, उस पर भरोसा करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली अच्छी है, टेक्निकली ये कुंडली बड़ी अच्छी है और आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखता हूँ तो गुरु थोड़े कमज़ोर हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार जो होता है वो रूढ़ हो जाता है, कई बार ना चाहते हुए भी किसी को कुछ उल्टा बोल देता है। हालांकि बिहेवियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे थे लग्न कुंडली में, वो अच्छे जा रहे थे, इस वजह से व्यक्ति का स्वभाव ठीक है, शांत है और सरल है। अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। दशमांश कुंडली अगर फिर से कहूं तो बहुत अच्छी है। ये तीनों का प्रभाव जातक को बड़ा अच्छा देगा, बाहर जाकर के व्यक्ति काम कर सकता है। लग्न के अधिपति 12 में और जन्म कुंडली में मंगल, बुध और गुरु का शुभ कर्तृ योग। दशमांश कुंडली में लग्न को लगना, लग्न के अधिपति जो जन्म कुंडली में 12 में, दशम के अधिपति जन्म कुंडली में 12 में, विदेश भाव के अधिपति का लग्न को देखना, विदेश भाव के अधिपति का लग्न को देखना, अष्टम और 12वें के अधिपति अगर लग्न को देखें तो व्यक्ति को बाहर जाकर के कोई भी काम की। अष्टम के अधिपति कौन? मंगल, दिख रहे हैं ना। 12वें के अधिपति कौन? सूर्य, देख रहे हैं ना यहाँ से। तो ये स्थिति बनती है, तो ये अच्छी बात है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। शनि की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में राशि जो है वो मिथुन की है, तो इस पर ढैया चल रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बजरंगबली का प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। बजरंगबली का दर्शन हो जाए, काले तिल का दान हो जाए और सूर्य को जल अवश्य ही देना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें पूछने हो मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपका अपना ही हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।